शाम के करीब 7 बज रहे थे। सोनू के मोबाइल पर एक फोन आता है। फोन सुनने के बाद सोनू तुरंत ही नहा धोकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अपने पिता साबिर हुसैन के पास आता है और कहता है कि मुझे शादी में जाना है। उसके पिता और उसकी माँ अचंभित हो जाते हैं, सोचते हैं शादी किसकी है। फिर वो बोलता है कि मेरे किसी परिचित की शादी है, 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। माँ बाप मना करते हैं, रात का समय हो जाएगा, लेट नाइट घर आएगा, तो एक काम कर, मत जा, घर पर ही रह। लेकिन सोनू को जिद थी। सोनू कहता है मैं 25 साल का हो चुका हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप फिक्र मत करो, 2-3 घंटे में मैं लौट आऊंगा। जिद करता है तो माता पिता इजाजत दे देते हैं। अपनी स्प्लेंडर बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उसके बाद 1 घंटे के दौरान उसकी माँ को फिक्र होती है, उसका फोन मिलाती है, उससे बात करती है, बात हो जाती है। फिर भी सोनू यही कहता है कि फिक्र मत करो, शादी में हूँ, 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। माँ फोन रख देती है, लेकिन रात के 12-1-2 बज जाते हैं, सोनू लौट कर नहीं आता। पिता और माँ को दोनों को फिक्र सताने लगती है। अब ये लोग उसके फोन पर जब कॉल करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। रात भर बेचैनी से कटती है। सुबह ये लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, उन्हें घर पर बुला लेते हैं और फिर सोनू की छानबीन में जुट जाते हैं। सोनू को आसपास इलाके में तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोनू का कुछ भी पता नहीं चलता। अब उसके बाद जब रात हो जाती है तो फिक्र ज्यादा बढ़ जाती है। अगले दिन सोनू के पिता साबिर हुसैन थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपने काम में जुट जाती है, छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को रामपुर के जंगलों में एक सरकटी हुई लाश मिलती है। अब पुलिस भी सोचती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है ये उसकी लाश भी हो सकती है। इसके पिता को सूचित किया जाए। उसके पिता को सूचना दी जाती है, मौके पर बुलाया जाता है, लेकिन वो भी आकर जब उस शव को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके गर्दन नहीं थी, ऊपर से पूरा सर नहीं था और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब पहचान कैसे करें, सोचने लगते हैं। उसके बाद जब शव को अच्छी तरह देखते हैं तो उनकी नज़र उस शव के पैर के अंगूठे पर जाती है। जैसे ही अंगूठा देखते हैं साबिर हुसैन बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, क्योंकि इस शव के पैर का अंगूठा भी कटा हुआ था और उनके बेटे सोनू के भी पैर का अंगूठा कटा हुआ था। अब ये शनाख्त कर लेते हैं, कहते हैं जी हाँ, ये शव मेरे बेटे सोनू का ही है। उसके बाद घर में मातम छा जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। अब छानबीन में जुट जाती है कि आखिर कत्ल करने वाला कौन है और कत्ल करने की वजह क्या है। जब मामले की पूरी छानबीन हो जाती है और जो खुलासे खुलकर सामने आते हैं, उसके बाद हर कोई सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी। आज की जो सच्ची वारदात है ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुरादाबाद ज़िले की। बात कर रहा हूँ 9 सितंबर 2024 की। जैसे मैंने आपको बताया, सोनू के पास फ़ोन आया, घर से बहाना लेकर वो निकल जाता है कि मुझे शादी में जाना है, और फिर 3 दिन के बाद उसका शव बरामद होता है। अब पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो साबिर हुसैन के पास आती है, जो कि सोनू के पिता हैं। उनसे पूछती है क्या आपको किसी के ऊपर शक है। अब साबिर हुसैन 2 नाम लेते हैं, एक नाम होता है महनाज और दूसरा सद्दाम। अब क्योंकि महनाज और सद्दाम सोनू के ननिहाल के पास रहते हैं, उनका पता भी पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस उनके घर पहुंचती है और उनको हिरासत में लेकर थाने ले आती है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है कि क्या तुमने सोनू का कत्ल किया है। ये लोग इनकार कर देते हैं कि जी नहीं, हमने उसका कत्ल नहीं किया। लेकिन पुलिस को भी कुछ शक हो जाता है कि शायद इन्होंने कुछ किया है। उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ जारी रखती है। जब पुलिस अपना सख्त रुख अपनाती है उसके बाद ये दोनों टूट जाते हैं और अपनी कहानी बयान कर देते हैं, पूरे कत्ल की गाथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हमने ही सोनू का कत्ल किया है। अब पुलिस पूछते है कि तुमने उसका कत्ल कैसे किया, तो उसके बाद महनाज बताती है कि मैंने 9 सितंबर की शाम 7 बजे सोनू को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको बेरुआ पुल के पास बुलाया। वहां आने के बाद हमने कुछ देर बात की। उसी बीच उसके पास एक फ़ोन आया था जो कि उसकी माँ का था। फिर हम लोग कच्चे रास्ते से होते हुए गन्ने के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां पर सद्दाम पहले से मौजूद था। अकेला सद्दाम ही नहीं, सद्दाम अपने दोस्त रिजवान को भी साथ लाया था। रिजवान और सद्दाम छुपे हुए थे। जैसे ही महनाज सोनू को लेकर खेत में पहुंचती है, वहां पर पहले से मौजूद सद्दाम, रिजवान उसको पकड़ लेते हैं। फिर ये तीनों मिलकर इसकी पिटाई करते हैं, उसे अधमरा कर देते हैं, उसको जंगल में जमीन पर गिरा देते हैं। फिर इसके पैर और हाथों को बांधकर इसको लिटा देते हैं। महनाज और रिजवान इसके पांव पकड़ लेते हैं
और सद्दाम छुरा निकालकर सोनू के गले पर फेर देता है, उसकी बॉडी से उसके सिर को अलग कर देता है और कत्ल करते हुए वो कहता है कि आज मुझे और मेरी बहन को सुकून मिल गया, आराम मिल गया। फिर ये लोग इसके जिस्म से यानी सोनू के शव से कपड़े उतारते हैं, अपने जिस्म से भी कपड़े उतार कर चेंज कर लेते हैं और जितने भी कपड़े थे, क्योंकि इनके खुद के कपड़े भी खून में सन गए थे, ये पहले से ही इंतजाम करके आए थे, कपड़े साथ लाए थे, कपड़े बदलकर पेट्रोल छिड़क कर उन सभी कपड़ों में आग लगा देते हैं, हर एक सबूत को मिटाना चाहते हैं। फिर महनाज अपने ही हाथ से सोनू की गर्दन जो भी बाकी बची हुई थी उसे पूरी को काट कर प्लास्टिक की थैली में रखती है, उस चाकू को भी प्लास्टिक की थैली में रखती है। फिर ये लोग, इन्होंने कुछ दूर पर अपनी बाइक को पार्क किया हुआ था, बाइक पर बैठकर 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। 2 किलोमीटर दूर सैफनी का डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर जाकर इस थैले को यानी जिसके अंदर सोनू का सिर और चाकू रखा हुआ था उसे वहां पर फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि सारे सबूत इन्होंने नष्ट कर दिए हैं, अब ये किसी भी प्रकार से पकड़े नहीं जा सकते। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी शातिर चाहे जितना क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ये लोग भी पकड़े गए। अब बात आती है कि मोटिव क्या था। पुलिस पूछती है, तुमने उसे मारा, जैसे मारा सब बताया, लेकिन मकसद बताइए कि आखिर मारने का क्या मकसद है। तब महनाज बताती है कि जो सोनू था उससे मेरी दोस्ती थी, हम लोगों का प्रेम प्रसंग भी था। दरअसल जो महनाज है ये बिल्लारी के थावला गांव में एक कॉलेज है, वहां से ITI कर रही है। ये यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती की भी तैयारी कर रही है। जब ये ITI कर रही थी उस वक्त सोनू से इसकी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि वहीं पर सोनू की ननिहाल भी है, सोनू वहां आता जाता रहता था। सोनू से जब इसके संबंध बन जाते हैं तो एक रोज ऐसा होता है कि सोनू बैठे हुए इसके साथ अपनी एक फोटो फोन में क्लिक कर लेता है। उसके बाद जब ये इसको कभी बुलाना चाहता है महनाज को, तो महनाज अगर नहीं आने का बहाना बनाती है तो सोनू उस फोटो से ब्लैकमेल करता है कि वो फोटो जो तेरा मेरे पास है देख, वो मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो तुम मुझसे मिलने आ जा। अब ब्लैकमेलिंग के चलते महनाज काफी परेशान हो चुकी थी। अब परेशानी के चलते वो सोचने लगती है, इससे दूरियां बनाने लगती है, लेकिन सोनू लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहता है, उसे मिलने के लिए बुलाता रहता है। सोनू ने इस फोटो को अपने ननिहाल के कुछ रिश्तेदारों को भी दिखाया था। इस बात की भनक भी महनाज को हो चुकी थी। अब महनाज बहुत ही मायूस रहने लगी। सद्दाम जो कि महनाज का सगा भाई है, महनाज ये सारी बात अपने सद्दाम जो उसका भाई है उससे बताती है। अब सद्दाम को भी इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आता है और ये लोग 5 सितंबर 2024 को पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। ये लोग सोनू को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग करके अपने साथ जो सद्दाम का दोस्त रिजवान है उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, साथ में मिला लेते हैं। फिर ये लोग 9 तारीख को उसे फोन करके बहाने से बुलाते हैं और बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। सोनू अपने माता पिता का बड़ा बेटा था, उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। जो सद्दाम है जिसने अपनी बहन महनाज के साथ मिलकर सोनू का कत्ल किया, वो ग्राम पंचायत में कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी चलाता है, रिजवान कपड़े की फेरी करता है। तो दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड को आपने सुना, वारदात कैसे अंजाम दी गई, अंजाम देने का मकसद क्या था, क्या यहां पर महनाज ठीक है, क्या उसको यह कदम उठाना चाहिए था, किसी का कत्ल करना कितना जायज है। अगर वो ब्लैकमेल कर रहा था पुलिस स्टेशन जाती, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती। बहरहाल अब पुलिस ने इन दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, इनके ऊपर हत्या की धाराएं लगाई और न्यायालय ने इनको जेल भेज दिया है। सद्दाम के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, घर का बड़ा बेटा था, उसी के कांधों के ऊपर घर की जिम्मेदारी आनी थी। गलत तो सद्दाम भी था, वो एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा गलत महनाज और उसका भाई सद्दाम और रिजवान है, क्योंकि उन्होंने एक शख्स की जान ले ली और बड़ी ही बेदर्दी से उसका कत्ल किया था। बहरहाल पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस हत्याकांड में कोई और भी इन्वॉल्व हो, अपराधी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई और भी है तो उसे भी पुलिस पकड़ ही लेगी। आपको इस पूरी घटना को सुनकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। अभी के लिए इस पूरी घटना में इतना ही, फिर किसी और नई सच्ची वारदात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।